साहिल हमारे सहयोगी जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। साहिल, चूंकि ऐसी जगहों पर खुद मौजूद रहकर ही एहसास हो पाता है कि एक नेता की लोकप्रियता क्या थी, जिसकी वजह से इतने सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं। पार्टी से ऊपर उठकर हर पार्टी का नेता, हर तरह के समर्थक, हर पार्टी के लोग पहुंचे हैं। एक बार बताइए और दिखाइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर। तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी भी अंतिम संस्कार पूरे हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी इस मैदान को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कारण सिर्फ यह है कि एक बार उन्हें नजदीक जाकर अजीत पवार की जो अस्थि हैं उन्हें नमन करना था, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देनी थी, लेकिन आम लोगों को उससे दूर रहना पड़ा। कई लोग अपने हाथ में फूल लेकर आए हुए थे और जब डिग्निटरीज, बड़े नेता, बड़े मंत्री, अजीत पवार के सहयोगी, उनके परिवार के लोग स्टेज पर जाकर, मंच पर जाकर जब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तब आप जनता से, बारामती के लोग खास करके अपने फूल उनकी तरफ बरसा रहे थे और अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे थे। आपने सही कहा कि कई नेता ऐसे होते हैं कि जिनके जाने के बाद पता चलता है कि दरअसल उनकी लोकप्रियता कितनी है, क्योंकि आमतौर पर भारत में चुनावी राजनीति के जरिए ही यह आंकने की कोशिश होती है कि सचमुच में क्या कोई लोकप्रिय नेता है। जो ज्यादा सीटें जीतता है वो सबसे लोकप्रिय माना जाता है, लेकिन उससे परे भी कई लोगों की लोकप्रियता होती है। और महाराष्ट्र की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज के बैरियर से हटकर भी एक आदमी लोकप्रिय हो सकता है, वो आज यहां पर दिखाई दिया। और जो सचमुच में पवार परिवार का हम कह सकते हैं कि उनकी धरोहर एक तरीके से हम कह सकते हैं, उस तरीके से अगर हम देखें तो आज यहां पर उसी सभी पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद थे। सभी वो लोग मौजूद थे जो एक जमाने में अजीत पवार के खिलाफ आरोप लगाया करते थे, उनके खिलाफ एक ऐसी राजनीति किया करते थे कि जिसके वजह से उनके राजनीतिक करियर पर कई सवाल पैदा हो। ऐसे भी लोग थे कि जो उनके साथ में राजनीति कर चुके हैं, लेकिन आज की स्थिति में उनके विरोधी है, उनके विरोध में यहां पर राजनीति कर रहे हैं, वो भी लोग यहां पर मौजूद थे। मैं आपको कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। अमित शाह आज की स्थिति में देश के सबसे ताकतवर मंत्री हम कह सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में खास करके अमित शाह की दखलंदाजी सबसे ज्यादा होती है। कहा जाता है कि अजीत पवार अपने साथ में हो, इसकी कोशिश बार बार अमित शाह की तरफ से रही। 2019 से लेकर 2024 तक, आखिरकार 2023 में अजीत पवार उनके साथ में आए। उनके साथ में बाकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन गडकरी जो एक वक्त पे अजीत पवार के खिलाफ महाराष्ट्र के विधान परिषद में नेता विपक्ष होने के नाते यहां पर उनके खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, वो आज यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, जिनके बारे में एक वक्त पे अजीत पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र के एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर नितिन गडकरी साबित हो सकते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है। उसके साथ साथ बाकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, महाराष्ट्र के तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे, वो भी यहां पर मौजूद थे। कांग्रेस के तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से खास महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को भेजा गया था और उनका नाम लेकर यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। सुशील कुमार शिंदे, जिनके मंत्रिमंडल में अजीत पवार बतौर कैबिनेट मंत्री काम कर चुके हैं, विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख जो फिल्म इंडस्ट्री से भी आते हैं और विलासराव के मंत्रिमंडल में पहली बार उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला था। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे खास कल रात को 12 बजे अजीत पवार के घर जाते हैं, सुनेत्रा पवार और उनके परिवार वालों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। ये सारी चीजें नारा लोकेश, टीडीपी के नेता, आंध्र प्रदेश के मंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे, वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर कहते हैं कि अजीत पवार के सामने नतमस्तक होते हैं, अजीत पवार को श्रद्धांजलि देते हैं। ये सारी बातें एक बात बताती है कि कैसे अजीत पवार की एक पहुंच अलग अलग क्षेत्रों में थी, खास करके राजनीतिक क्षेत्रों में। और कई ऐसे लोग यहाँ पर मिले, खास करके बारामती से, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी चीजें उन्हें फिलअप करनी है, बहुत सारी चीजें उन्हें यहाँ पर भरनी है। एक तो बारामती का अगला विधायक कौन बनेगा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को अजीत पवार 1993 से लगातार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, महाराष्ट्र का वित्त मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि मार्च महीने में महाराष्ट्र का बजट सेशन होगा, जिसमें अजीत पवार के नाम पर यह रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा बजट महाराष्ट्र के अजीत पवार रख चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेंगे, 2 राष्ट्रवादी पार्टी
पार्टियां क्या मर्ज होंगी तो उनका नेता कौन बनेगा, तमाम अनसुलझे सवाल है वो अपने साथ में लेकर अजीत पवार आज उनको अंतिम विदाई मिली है। लेकिन उनकी लोकमान्यता क्या थी यह आज की भीड़ ने और यहाँ पर जो नेता इकट्ठा थे उन्होंने आज जरूर साबित कर दिया, इतना हम जरूर कह सकते हैं। अंजना, साहिल, सबसे बड़ी बात है, मैं समीर से भी पूछ रही थी कि कैसे अब शरद पवार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, गिरती सेहत के बीच वो लगातार तटस्थ रहे अपनी पार्टी के लिए और अपने तरीके से वो महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ते रहे अपने दम का। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, विधानसभा में अजीत दा ने जबरदस्त परफॉर्म किया। एनसीपी को कैसे, अब मतलब अजीत दा नहीं है तो दोनों मिलेंगे, एनसीपी की अपनी विरासत वो किसको सौंपेंगे? क्योंकि चाहे सुप्रिया सुले हो, सुनेत्रा पवार हो, आप देखिए ये सब ज्यादातर केंद्र की राजनीति में है, राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार। तो ऐसे में क्या समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे शरद पवार जी के सामने दिख रही है। देखिए अंजना, आप सही कह रही है। देखिए, एनसीपी एज अ पार्टी को हमें समझना होगा। एनसीपी जैसे दक्षिण भारत में एआईडीएमके जयललिता के निधन के बाद अचानक ये वो ऑर्फन पार्टी हो गई। उनके पास कोई नेता नहीं था, कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं था, कोई नेता एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी का एक कैडर था। एनसीपी जैसी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो दरअसल एक नेताओं का समूह है और वो नेताओं का समूह एक नेता को मानता है जो पहले शरद पवार को मानता था। जब उनमें से ज्यादातर नेताओं ने अजीत पवार को चुना तो ज्यादातर नेता उनके साथ में चले गए, लेकिन उसके बावजूद पार्टी की ताकत कम हुई, ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं अजीत पवार को आ रहा था। और इसी के वजह से महानगर पालिका चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों साथ में लाने की एक प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, जिसको आज ब्रेक लग गया। क्योंकि उस प्रोसेस में एक बात साफ थी कि उस मिलीजुली पार्टी का नेतृत्व करेगा कौन, तो वो अजीत पवार करेंगे। आज की स्थिति में अब वो स्थिति साफ नहीं है, अजीत पवार की जगह कौन लेगा ये बात अभी तक साफ नहीं है। दूसरी बात, अब पार्टी के नए नए मॉडल बन सकते हैं। एक मॉडल वो बन सकता है कि जिसमें पार्टी की असली ताकत कोई बाहर से देख रहा हो और दो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई हो जिनको दरअसल नेतृत्व कोई नेता नहीं मान रहा है, लेकिन उन दो नेताओं के सहारे बाहर से ताकत देकर पार्टी चलाई जाएगी। क्योंकि उस पार्टी के पास कुछ वोट बैंक है, कुछ नेता उनके साथ में हैं, कुछ लोग किसी विचारधारा के आधार पर उन्हें मतदान करते हैं, तो उसे जीवित रखने के लिए उन लोगों को साथ में रखा जाएगा। दूसरा एक ये हो सकता है कि पार्टी के लोग साथ में आकर ये तय करें कि अब अजीत पवार नहीं रहे, लेकिन हमें किसी ना किसी को नेता तो चुनना होगा। वो प्रोसेस मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक पार्टी को बाकायदा मीटिंग करनी है। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो पार्टी की कमान अधिकृत तौर पर प्रफुल्ल पटेल के हाथ में है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, कार्यकारी अध्यक्ष है, और अध्यक्ष जिस वक्त नहीं है तो वो कमान उनके पास चली जाएगी। महाराष्ट्र पार्टी की कमान सुनील तटकरे के पास है। आज की स्थिति में अजीत पवार के अलावा इस दोनों एनसीपी को साथ में लाने की जो कवायद चल रही थी उसमें इन दोनों में से कोई नेता शामिल नहीं था। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अब अनसुलझा सवाल रहेगा, एक ऐसा सवाल रहेगा कि जिसके जवाब सिर्फ यहाँ के विधायक और सांसद या उनके सपोर्टर नहीं देंगे, तो दिल्ली में बैठी हुई ताकत भी दे सकती है। तो वो किसके साथ खड़ी है उसके आधार पर भी अगले कदम रखे जाएंगे। जहां तक बात रही शरद पवार की, आपने सही कहा, शरद पवार की राज्यसभा की जो मियाद है वो खत्म हो रही है इस साल अप्रैल महीने तक, और उसके बाद शरद पवार किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। आज की स्थिति में उनकी जो हालत हम देख सकते हैं, सेहत की हालत खास करके हम देख सकते हैं, उम्र देख सकते हैं, उसके आधार पर वो पार्टी को लीड करने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अजीत पवार इस बात की बात कर रहे थे। तो उसके बाद हो सकता है कि इस पार्टी के अमालगमेशन का, मर्जर का जो सिलसिला है वो ज्यादा तेजी पकड़ सकता है। लेकिन सभी भी सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, पार्टी को लीड कौन करेगा जब शरद पवार नहीं है और अजीत पवार दुर्घटना में मौत उनकी हो चुकी है। बिल्कुल। साहिल, अब जरा जांच पर आते हैं, क्योंकि कल अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, अभी भी उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, लेकिन तरह तरह की बातें, तरह तरह की साजिश की थ्योरीज, जिसकी वजह से शरद जी को खुद सामने आना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि ये सब बंद कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए।
एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है AAIB, वो जांच की प्रक्रिया बहुत तेज कर रहा है। कल का जो वीडियो था जिसमें प्लेन सीधा से अचानक ऐसे फ्लिप होता हुआ दिख रहा है, उन सब के बीच आज ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है। अधिकारी पहुंच चुके हैं मौका वारदात पर और वहां पर एक्सीडेंट रिपोर्ट भी थाने में लिखा लिया गया है। किस तरह से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसका तेजी से आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी दिखाई देता है। देखिए अंजना, कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश की जो जांच है, आपको याद होगा एयर इंडिया का क्रैश हुआ, अभी तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जो भी प्राइमरी रिपोर्ट्स आई थी उसके आधार पर कई सारे कयास लगाए गए, लेकिन अभी तक उस बात का की क्लैरिटी नहीं हुई है कि आखिरकार अहमदाबाद का एयर इंडिया का क्रैश हुआ कैसे। हालांकि अजीत पवार के मामले में, के एयरक्राफ्ट के मामले में चीजें थोड़ी सी अलग है, क्योंकि 2-3 चीजें जो साफ उभर कर सामने आई है। DGCI की जांच की टीम आज यहां पर पहुंची हुई, अभी भी उस एयर स्ट्रिप पर जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स मिला है, उसमें आखिरी कॉन्वर्सेशन तक पायलट का मिल चुका है। इस बात को लेकर अभी भी संदेह है कि क्यों ऐसा था कि पायलट ने हड़बड़ी में कहा कि नहीं मुझे रनवे दिख रहा है, जबकि रनवे की विजिबिलिटी कम से कम 4000 मीटर तक होनी चाहिए, 4 किलोमीटर की होनी चाहिए, क्योंकि बारामती के भीतर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में ये जल्दबाजी क्यों की गई? अजीत पवार, ये बात भी सही है कि अजीत पवार को कल यहां के उनके समर्थक बता रहे थे कि बारामती में आने के बाद उन्हें 4 जगह पर जिला परिषद के चुनाव के लिए रैली के लिए जाना था। बारामती के पास 10:30 बजे उनकी पहली रैली थी और उसके बाद उन्हें नांदेड़ जाना था। नांदेड़ 1 घंटे का सफर है बारामती से, अगर उसी एयरक्राफ्ट का वो इस्तेमाल करते। उसके बाद उन्हें और 2 जगह जाना था शाम खत्म होने के पहले, ताकि वो सही वक्त पर एक बार फिर पुणे में वापस लौट सके, क्योंकि नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कई जगह पर होती नहीं। यानी वो भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी में थे। उसके एक दिन पहले दरअसल उन्हें ये प्रचार शुरू करना था, लेकिन उस दिन महाराष्ट्र में कैबिनेट की मीटिंग थी, जिसके वजह से उनको मुंबई में रहना पड़ा और शाम के बाद वो पुणे नहीं जा पाए, जिसके वजह से वो थोड़े हड़बड़ी में भी थे। ये भी बात कही गई कि 8:10 पर वो जेट एयरक्राफ्ट मुंबई के एयरपोर्ट से उड़ता है और 8:34 पर, यानी महज 24 मिनट में, आप स्पीड कल्पना कर सकती है, बारामती के एयर स्पेस पे पहुंच जाता है, और लो विजिबिलिटी के कारण भी। और ये भी बात साफ आ चुकी है कि जो पायलट था उसे अचानक पता चला कि वो रनवे से बाहर है, और उसके बाद इसीलिए वो टिल्टेड एयरक्राफ्ट जो दिखता है उसने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देरी हो चुकी थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं शरद पवार को आकर यह बयान देना पड़ा कि कोई राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये एक दुर्घटना थी और इसे दुर्घटना की तरह ही देखा जाना चाहिए। कोई अलग कॉन्स्पिरेसी थियरीज को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को नहीं देखा जाना चाहिए, ये भी बात उनकी तरफ से साफ करने की कोशिश की, और वही बात अधिकृत तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बाकी नेता भी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जांच करना होगा क्या होगा जल्दी से। मौसमी चूंकि वहां पर आज सुबह से मौजूद है, मौसमी आपने भी ये पूरा अंतिम संस्कार देखा है, आपको क्या समझ में आया? किस तरह की लोकप्रियता अजित दा की पूरे महाराष्ट्र से लोग पहुंच गए थे? मौसमी, शायद मौसमी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए, क्योंकि एक तरफ एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझनी है जिसमें AAIB बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री और पूरा परिवार, सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी पार्थ और जय पवार, उनके बेटे, अंतिम विदाई में शरद पवार के साथ शामिल होते हुए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और मौसमी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, जल्दी से बताएं, क्योंकि आप वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थी आज, कि किस तरह की लोकप्रियता अजित दा की थी। अंजना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भारी तादाद में लोग आए हैं और जनता का सैलाब है। इस बीच में थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी। मैं कह रही थी कि पूरे मसले पर सियासत एक तरफ है, लेकिन अगर अब इस मौके को देखें, जो बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर आज सामने आई, मैंने देखा कि सुबह 8 बजे से 4-4, 5-5 घंटे तक लोग जो है बैठे रहे। शोक में भी एक अनुशासन था। जिस तरीके से अजित दादा जो है खुद
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, अनुशासन को बहुत मानते थे, समय के पाबंद थे। लोग यहाँ पे सुबह से आए हुए थे और यहाँ पे भारी सैलाब ना सिर्फ बारामती से बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से और सियासी जगत से भी, न सिर्फ राज्य के नेता, न सिर्फ हर एक दल के नेता, बल्कि पूरे राष्ट्र के तमाम दलों के नुमाइंदे यहाँ पे आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे और हर एक आंख नम थी। ये ध्वनि गूंज रही थी कि बस एक वादा अजीत दादा, एक दादा अजीत दादा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।